हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र की बैठक चल रहा था और यह बैठक न्यूयॉर्क में चल रहा था। वहीं पे 77वें सत्र के बैठक के बाद में से हट करके ब्रिक्स के जो नेता थे, ब्रिक्स देश के विदेश मंत्री इन्होंने आपस में एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को दिया गया। दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई। यानी कि जो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता होगा, अब कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। यानी सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। सच में ब्रिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। ब्रिक्स एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ना तो किसी समझौते का परिणाम है और ना ही ये अंतर सरकारी संगठन है। ये आपसी सहमति और स्वीकृति का 5 देशों का एकीकृत संस्था है। ब्रिक्स पी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रूस, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चीन और यस मतलब साउथ अफ्रीका। यानी ब्रिक्स वो 5 देश जिनके प्रथम अक्षर से बन करके ब्रिक्स बना हुआ है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ब्रिक मतलब BRIC। लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया और साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह बन गया ब्रिक्स। यानी अब इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ बात यह आती है कि फिर ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ, पहला सम्मेलन कब हुआ, इससे जुड़े हुए अन्य मुद्दे कैसे हुए। तो साथियों, जून 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुआ। 2006 में इसकी स्थापना किया गया। 2009 में पहला सम्मेलन हुआ।
आगे चल करके 2014 में ब्रिक्स के लिए एक बैंक बनाया गया। ब्रिक्स बैंक, यानी कि क्रमशः ब्रिक्स अपना विकास करता रहा और इतना ही नहीं, वैश्विक अन्य ऑर्गेनाइजेशन के अपेक्षा ब्रिक्स कम देश होने के बावजूद ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का समूह है। अगर रसिया को विकसित देश के रूप में स्वीकृत किया जाए तो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये विकासशील देश हैं, जिसमें चाइना इस समय नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है, वहीं भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है। जैसे ब्रिक्स देश का दुनिया का 41% आबादी इनके पास है, 24% विश्व की जीडीपी इनके पास है, और 16% वैश्विक व्यापार इनके पास है। यानी इसका प्रतिनिधित्व ये 5 देश करते हैं। जिसे न्यूयॉर्क में बातें हैं, न्यूयॉर्क में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। वह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा की, याद रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक चल रही थी। इस बैठक का ब्रिक्स के बैठक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो बैठक हो रहा था, इससे इतर वार्षिक बैठक का आयोजन विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में किया था। और न्यूयॉर्क में इस बैठक के बाद 2023 की ब्रिक्स की अध्यक्षता पे चर्चा किया गया और इसे साउथ अफ्रीका को सौंप दिया गया। साउथ अफ्रीका को दिए जाने के पश्चात ये 15वां शिखर सम्मेलन होगा, जिसका आयोजन साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। 14वां शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन के द्वारा किया गया और इस अवसर पे 14वें शिखर सम्मेलन के अवसर पर मंत्रियों ने सतत विकास के लिए जो 2030 का एजेंडा बनाया गया है, उस एजेंडे को 3 आयामों को तहत और रूप देने की बात कही गई है 14वें शिखर सम्मेलन के द्वारा। उसमें कहा गया है कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को के रूप में इसे भी लागू किया जाना चाहिए। साथियों, जो ब्रिक्स का सम्मेलन होता है वो इसी अल्फ़ाबेट के रूप में होता है। पहले ब्राज़ील करेगा, फिर रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा। यानी कि यहीं पर निर्धारित हो जाता है कि 16वां यानी 2024 की मेज़बानी कौन करेगा। ब्राज़ील करेगा, क्योंकि 23 की मेज़बानी साउथ अफ्रीका कर रहा है, 24 का ब्राज़ील करेगा, 25 का रूस करेगा। यानी कि ब्रिक्स का आयोजन 2026 में फिर भारत करेगा और 27 में चाइना करेगा, फिर 28 में साउथ अफ्रीका। यानी कि एक चक्र जो है ये अल्फ़ाबेट के रूप में चलता रहता है। साथियों, ब्रिक्स जो है ये कोई अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना तो ये अंतर सरकारी संगठन है और ना ही यह किसी समझौते का परिणाम है। बस एक ऐसा आर्थिक मंच के रूप में इसे समझिए कि ये विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने की एक पहल मान लीजिए, जिसमें बैलेंस के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु के रूप में जो G7 है, G7 के रूप में आप
एक G5 के तरह ब्रिक्स को देख सकते हैं, जो ताकतवर संस्था है। मात्र 5 देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका मात्र ये 5 देश मिलकर के 41% आबादी यानी दुनिया की 41% आबादी मात्र इन्हीं 5 देशों में है। यानी जो ब्रिक्स है ये 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही पूरे विश्व का जितना जीडीपी है, ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो अकेले 24% ग्लोबल जीडीपी किसके पास है? वो है ब्रिक्स के पास। यानी कि 41% आबादी, 24% ग्लोबल जीडीपी और 16% वैश्विक व्यापार इन्हीं 5 देशों से गुजरता है। साथियों, ये महत्वपूर्ण संस्था है। स्थापना कैसे भी हुआ हो, लेकिन 2014 में जब ब्रिक्स का बैंक बन गया तो माना गया कि यह विश्व बैंक का एक ऐसा रूप धारण करेगा जिस तरह से विश्व बैंक ने वैश्विक समुदाय के लिए, वैश्विक देश के विकास करने के लिए, उनसे संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान करने के लिए बनाया गया था। उसी के रूप में 2014 में ब्रिक्स के लिए एक बैंक बनाया गया और उसमें बातें कही गई कि जो ब्रिक्स देश हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, उनके अन्य विकास करने के संभावनाओं को ध्यान में रख करके, मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए या अन्य किसी प्रकार की संरचनागत विकास करने के लिए जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है वो सहायता करेगी। यानी कि वैश्विक रूप से किसी भी आधार पर मदद करने के लिए 2014 में बैंक भी बनाया गया। साथियों, ब्रिक्स का सम्मेलन से प्रश्न आने की संभावना है। ब्रिक्स से संबंधित जितने तथ्य थे मैंने आपको बता दिया। यहां से जो प्रश्न आने की संभावना है वो यही है कि 2022 का ब्रिक्स का अध्यक्षता किसने किया, 2023 में कौन करेगा, स्थापना कब हुआ ब्रिक्स का, कौन कौन देश इसमें शामिल हैं, पहली बैठक कब हुई, यही सब। तो 15वां का अध्यक्षता करेगा दक्षिण अफ्रीका, 14वें का किसने किया था? चीन ने। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ? जून 2006 में। पहला सम्मेलन कब हुआ? 2009 में। ब्रिक्स बैंक कब बना? 2014 में। ब्रिक्स कुल आबादी का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है? आबादी का 41%। वैश्विक जीडीपी का कितना है इनके पास? 24%। विश्व के व्यापार का कितना प्रतिशत व्यापार इन्हीं 5 से होता है? 16%। यानी कि टोटल आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। किया गया
वहीं इस अवसर पे जब 14वां विश्व शिखर सम्मेलन किया जा रहा था तो इसी अवसर पर कहा गया था कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के रूप में जो सतत विकास है, और एजेंडा 2030, इसमें 17 पॉइंट निर्धारित हैं, 17 बिंदु निर्धारित हैं, उन्हें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के रूप में लिए जाने का भी आह्वान किया गया था। अगला पॉइंट है भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। साथियों, तमिलनाडु के तट पे ये तमिलनाडु है और ये है पाक की खाड़ी। यहीं पे तमिलनाडु के 2 जिले हैं, तंजावुर और पुदुकोट्टई। तंजावुर और पुदुकोट्टई, ये 2 जिले हैं और ये पाक खाड़ी से जुड़े हुए लगते हैं। यहीं पे समुद्री एक स्तनधारी जीव है, उसका नाम है डुगोंग। ये पिछले कई सालों से चर्चा में है और इस पर यूपीएससी, यूपीपीएससी और कई अन्य स्टेट एग्ज़ाम में इस पर प्रश्न बन चुका है और फिर प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि डुगोंग को लेकर के जितना सीरियस केंद्र सरकार है उतना ही तमिलनाडु सरकार भी है। डुगोंग एक समुद्री जीव है, स्तनधारी है, शाकाहारी है। ये कोई मछली उछली नहीं खाती है, ये केवल घास खाती है, समुद्री घास। जहाँ पे जो है समुद्री घास ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे डुगोंग का वास होता है। इसको समुद्री गाय कहा जाता है। समुद्री गाय के नाम से डुगोंग को जाना जाता है। इसके संरक्षण करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है। जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है यह भारत का पहला होगा। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की अधिसूचना तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया गया है, जो तमिलनाडु के तंजावुर और
पुदुकोट्टई जिला के तटीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए पाक की खाड़ी में स्थापित किया जाएगा, यानी पाक की खाड़ी में स्थापित किया जाएगा। ये जो तट है और ये श्रीलंका है, इसके बीच में पाक की खाड़ी है और पाक की खाड़ी के पास में ही इस रिजर्व को, कंजर्वेशन रिजर्व को स्थापित किया जाएगा। 498 किलोमीटर के क्षेत्र में यह कंजर्वेशन रिजर्व फैला हुआ है। साथियों, ध्यान रहे कि डुगोंग सिरेनिया प्रजाति की जीव है। ये जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उनको तो ये एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी यही सब पूछता है, किस प्रजाति का है, इसका निकनेम क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, तो इसी रूप में पूछता है प्रश्न। तो डुगोंग सिरेनिया प्रजाति की एक जीव है। डुगोंग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची में, यानी सूची 1 में शामिल है। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसकी अनुसूची 1 में इसे शामिल किया गया है और वहीं IUCN की सूची में इसे संवेदनशील श्रेणी में शामिल किया गया है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की सूची में इसे संवेदनशील श्रेणी में शामिल किया गया है। डुगोंग शाकाहारी समुद्री जीव है। इसे सी काऊ या समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। अब यहां से प्रश्न कैसे आएंगे? यहां से प्रश्न बनेंगे कि डुगोंग क्या है, या ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि समुद्री गाय किसे कहते हैं। तो डुगोंग को इधर समुद्री गाय लिख लीजिए। डुगोंग किस प्रजाति का जीव है? तो सिरेनिया प्रजाति का जीव है। सिरेनिया प्रजाति का जीव है। हाल ही में भारत के किस राज्य में डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो तमिलनाडु। कहाँ बनाया जाएगा? तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पे, जिसमें 2 जिले शामिल हैं, तंजावुर और पुदुकोट्टई शामिल हैं। कंजर्वेशन रिजर्व कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 448 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। डुगोंग की विशेषता क्या है? यह शाकाहारी है, यह घास खाती है, स्तनधारी है, इसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। बस इतना प्रश्न केवल यहाँ से आने की संभावना है। और पाक की खाड़ी में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी भी दे देगा, पाक की खाड़ी भी दे देगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो याद रहे, पाक की खाड़ी में इस रिजर्व को स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पुणे में
पुणे में ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन करने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किया गया। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पे दक्षिण एशिया और उससे संबंधित जैसे भाषा, कला, वास्तुकला, संस्कृति एवं अन्य ऐसे सभी गतिविधियों को अध्ययन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उसका नाम दिया गया है भारत विद्या। भारत विद्या का शुभारंभ किया गया। भारत विद्या को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा विकसित किया गया है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को 6 जुलाई 1917 को रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के कार्यों के स्मृति में बनाया गया था। साथियों, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो दक्षिण एशिया और एशिया से यानी भारत से संबंधित अध्ययन को लेकर के है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो है भारत विद्या। इसे शुरू किया गया है, इसको लॉन्च किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और भारत विद्या को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। और इस तरह का यह पहला प्लेटफॉर्म होगा जो वैश्विक स्तर पे भी कह सकते हैं पहला है। तो प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आएंगे कि हाल ही में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो हो सकता है कूट में दे दे और पीएम का नाम दे दे, हो सकता है गृह मंत्री का नाम दे दे। तो ध्यान रहे, वित्त मंत्री यानी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है भारत विद्या। भारत विद्या नाम है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विश्व का पहला प्लेटफॉर्म होगा इस तरह का। विश्व का पहला प्लेटफॉर्म होगा। यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? भारत विद्या को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है, विकसित किया गया है। साथियों, इतने प्रश्न आने की संभावना है। और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए इसे बनाया गया है। और यह ऑनलाइन ऐसा अध्ययन करने वाला पहला प्लेटफॉर्म होगा।
जिसमें भाषा, संस्कृति, वास्तुकला, कला इत्यादि से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाएगा या तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।